हेलो स्टूडेंट्स, ये एक फंक्शन है हमारा e की पावर 1 बाई एक्स अपॉन e की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, एज x टेंड्स टू 0 प्लस पे हमें इसकी जीरो पे ही इसकी लिमिट फाइंड करनी है। x टेंड्स टू 0 पे हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो देखो ये बोल रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एज x टेंड्स टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमें शो करना है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से इसको प्रूव करेंगे, यानी कि हम दिखाएंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट, इट मींस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और e की पावर 1 बाई एक्स अपॉन e की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। अब e की पावर ये देखो x टेंड्स टू 0 माइनस है, जब 1 अपॉन छोड़ो इसको, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं एक्चुअली, x की जगह हम इसको लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 और e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h। x की जगह हम क्या लिखेंगे, c माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट की, है ना। c कोई भी पॉइंट जिस पे हमें लिमिट फाइंड करनी है, और e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h प्लस 1। तो यहां से हमारे पास ऊपर क्या आ गया, लिमिट s टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस 1 बाई h और डिवाइड बाय e की पावर माइनस 1 बाई h प्लस 1। अब देखो एज h टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया, e की पावर माइनस इंफिनिटी और नीचे क्या आ गया, e की पावर माइनस इंफिनिटी प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज e की पावर माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, क्योंकि e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या लिखते हैं, e की पावर इंफिनिटी, और e की पावर इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी, और ये क्या आ गया, ठीक है। e की पावर माइनस इंफिनिटी जो है वो 0 होता है, क्योंकि e की पावर माइनस इंफिनिटी लिखते हैं 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू e की पावर इंफिनिटी वैल्यू इंफिनिटी होती है, 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 0। अब देखेंगे हम राइट हैंड लिमिट, इट मींस लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1 बाई h और e की पावर 1 बाई h प्लस 1। अब यहाँ पे अगर h टेंड्स टू 0 रखा डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा, ये e की पावर इंफिनिटी और e की पावर इंफिनिटी, तो इन e की पावर इंफिनिटी होता है इंफिनिटी, तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन गया। तो आप क्या करो, e की पावर h नीचे ऊपर नीचे कॉमन ले लो, तो ये कट जाएगा, या फिर इसका भाग दे दो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर लिखेंगे 1 और नीचे ये वाला 1 और प्लस इसमें से कॉमन लिया तो e की पावर माइनस 1 बाई h, ये आ जाएगा 1 बाई h। ठीक है, आया ना समझ में। अब देखो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो क्या आ गया, ये 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस इंफिनिटी, और ये होता है 0, यानी कि 1 बाई 1, ये क्या आ गया 1। तो क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यह फंक्शन जो है उस फंक्शन की x टेंड्स टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या नहीं आ रही, इक्वल नहीं आ रही, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट 0। ठीक है, मींस limit does not exist at x बराबर 0 प्लस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल करते हैं। अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में
एक पहले एग्जांपल लेता हूँ मैं कि लिमिट x टेंड्स टू इंटीजर, एनी इंटीजर, मान लो 1 ले लो, 1, और मॉड x डज नॉट, तो इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती एट एनी इंटीजर। अभी तो मैंने एक पर्टिकुलर ले लिया क्या 1, लेकिन अभी मैं इसको इतना ब्रेक करके समझाऊंगा आपको कि आप देख पाओगे इसलिए कि यह फंक्शन है वो हर किसी भी इंटीजर पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो सबसे पहले मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करता हूँ, ये कैसे डिफाइन होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम बड़े ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, यानी कि इस बड़े ब्रैकेट के अंदर x आ जाएगा, जिसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। तो देखो इसकी वैल्यू जो है वो लिस्ट मैक्सिमम इंटीजर होता है और इससे छोटा, यानी कि वह है सबसे बड़ा इंटीजर जो x से छोटा हो, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर a ले लो, a दैट इज लेस देन इक्वल टू x। x कोई भी मान लो पूर्णांक हो सकता है, कोई भी मान लो वो रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन हमें एक सबसे बड़ा पूर्णांक ढूंढना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर a, जो जस्ट x से इक्वल x से छोटा होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, जैसे हमारे पास 1.5 कोई नंबर है x है, अगर इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लें तो इस मतलब इससे छोटे और इंटीजर क्या क्या होंगे, इससे छोटे इंटीजर मान लो नेगेटिव में कोई भी नंबर -1, 0, 1, ये सब इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इससे छोटे हैं, ठीक है, 1.5 से छोटे हैं। तो इन सब इससे छोटे जितने भी इंटीजर है इनका सबसे बड़ा मान लेना है ग्रेटेस्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर द नंबर 1.5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1। सिमिलरली आपसे पूछूं मैं 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो अगर यहाँ पे 1/9 होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर ये 2 नहीं हो जाता, अगर यहाँ 2 हो जाता तो यहाँ पे 2 वैल्यू हो जाती जो सबसे ग्रेटेस्ट बन जाता। तो 1.9 के लिए भी 1 ही काम करेगा। अब बात करूं मैं आपसे 1.1 की, तो 1.1 यहाँ पे रखूं, यहाँ पे 1.1 रखूं तो भी यही काम करेंगे, ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1 ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 0.9 की, 0.9 की, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो आप इसके छोटे लिख लो एक बार, इससे छोटे इंटीजर क्या होगा, 1 तो होगा नहीं क्योंकि 1 तो इससे बड़ा है, इससे छोटा 0 है, -1 है, और -2 है, -3 है, और ये नेगेटिव में जितने भी इंटीजर आ रहे सारे के सारे इससे छोटे हैं। तो इससे छोटे जितने भी इंटीजर है इनमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी हमारी, 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। समझ में आया ना, कोई भी नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे। तो यहां से आप देख पा रहे हो किसी एक इंटीजर से लेके नेक्स्ट जो इंटीजर आने वाला है उनके बीच में जितने भी नंबर है उनके लिए इसकी वैल्यू जो है वो जस्ट उससे पीछे वाला इंटीजर होती है। जैसे 1 मैं 1 से लेके चला 1.99999, ठीक है, यहां तक चला, तो इन सभी नंबर्स की, इन सभी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1 है, ठीक है। यानी कि ये जो सेट ले रहा हूं मैं 1 से लेके 2 और 2 को कर दिया ओपन, यानी कि 2 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम। 2 अगर इंक्लूड कर लिया तो इस 2 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, ठीक है। तो 1 से लेके 2 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 1 है। इस पूरे सेट के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है, समझ में आई ना बात। तो ऐसे हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करते हैं। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और लेता हूं कि आपसे पूछा जाए -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो आप आंख बंद करके -1 मत बोल देना, ये क्या है, गलत है, बिकॉज इससे छोटी नंबर लिखो आप, -1.5 है, ये लाइन ले लो, ठीक है, रियल नंबर
यहाँ 0 होता है और फिर यहाँ पे -1 और फिर ये क्या होता है -1.5 और फिर ये -2 -3। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इससे छोटे इंटीजर क्या है -4 -3 -2 और फिर कोई इंटीजर नहीं है, फिर खुद आ रहा है -1.5। -1 तो बड़ा है इससे, क्या 1.5 से बड़ा है, तो वह -1.5 से सबसे -1.5 से छोटे नंबर, छोटे इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर जो है वो -2 है, तो -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो -2 आएगा, ना कि -1। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे फंक्शन की, कि हमारे फंक्शन की लिमिट, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसकी लिमिट एट 1 पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के ऊपर काम करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे आएगा आपका 1 माइनस एच। ठीक है, क्या आएगा 1 माइनस एच। ठीक है, अब देखो ये तो कोई स्मॉल पॉजिटिव नंबर है जो कि 0 की तरफ टेंड कर रहा है, और 1 में से हल्का सा भी अगर कम हो जाता है, अगर 1 में से अगर हल्का सा कम हो जाता है, ये वाला नंबर है, ठीक है 2 में से, तो 1 में से हल्का सा कम हो जाएगा तो क्या आएगा 2 0.99999 होता जाएगा, लेकिन 1 नहीं है क्योंकि 1 में से तो कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इस नंबर के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0। समझ में आ रही बात? क्या अगर 1 में से मामूली सा भी घट गया तो वो 1 से छोटा हो जाएगा, और 1 से छोटा हो गया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो वैल्यू आएगी आपकी क्या 0। ये देखो, नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x, इट मींस लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस h। अब देखो, अगर 1 में थोड़ा सा ऐड कर दिया, लाइक 1.1 ले लो, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ गई 1 आ रही। 1 से बड़े हर एक नंबर के लिए, 1 से और 2 के बीच में अगर हम चलेंगे तो इसकी जो वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वो 1 ही रहेगी, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, इसकी वैल्यू 1। समझ में आ रहा है? ये तो 1 से बड़ा है थोड़ा सा नंबर, और 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, उसके लिए ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, और 1 से अगर हल्का सा कम हो गया तो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू वो उससे मतलब पीछे वाला इंटीजर यानी कि 0 आती है। ठीक है ना? तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इट मींस left hand limit and right hand limit are not equal, then a limit does not exist at x tends to 1। अब मैं रैंडम पॉइंट ले रहा हूँ c पे इसकी लिमिट फाइंड करते हैं c पे। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस और x, इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 और c माइनस h। अगर c में से हल्का सा सब्ट्रैक्ट हो गया और उसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी c में से एक कम कर दो, है ना? यहाँ पे देखो आप, जैसे 2 था, 2 की अगर 2 से हल्का सा कम कर दिया हमने h, या फिर इसको लिखूं 1.999 हल्का सा कम कीजिए, 2 में से हल्का कम करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो क्या आएगा 1, यानी कि 2 में से एक कम हो गया, तो यहाँ पर भी c में से हल्का सा कम किया, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेंगे तो c माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस
इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h। अगर c में हल्का सा ऐड किया, यहाँ पे 2 में हल्का सा ऐड किया, मान लो 2.1 किया और इसका इंटीजर लेंगे 2.1, तो ये भी 2 आती है। 2 पॉइंट मान लो 5 ले लिया तो इसकी वैल्यू भी 2 आएगी, एंड 2 से लेके 3 तक उसकी वैल्यू 2 ही आएगी। तो सिमिलरली c से लेके c प्लस 1 तक इसकी वैल्यू क्या आएगी, c आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी c, और c इज नॉट इक्वल टू c माइनस। इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे फंक्शन के लिए इक्वल नहीं आ रही, तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसकी लिमिट। इसका एक ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो मैं आपको इस ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ। हम ले लें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट होता है 0 1 2 3 4 और ये चलता जाएगा -1 -2 -3 और ये चलता जाएगा 1 2 -1 -2 -3। ठीक है, अब देखो ऊपर हमारी फंक्शन है y की या फिर f(x) की, ठीक है, f(x) की, और यहाँ पे हमारी वैल्यू x की। हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू लिखते जाएंगे। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो अगर 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 होता है, यानी कि 0 पे वैल्यू है 0। ठीक है, नेक्स्ट 0.5 इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट बताओ क्या होगी, 0, यानी कि यहाँ 0.5 होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू फंक्शन की ये भी 0 आ रही है ना, तो यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक जब तक हम 1 नहीं लिख देंगे इसकी वैल्यू 0 ही आती जाएगी। ठीक है, यहाँ से चले और यहाँ पे एक सर्कल लग जाएगा, यानी कि 1 पे इसकी लिमिट जो है वो 0 नहीं है, खाली है जगह। नेक्स्ट अब हम 1 पे बात करेंगे। अगर x की वैल्यू 1 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 1 होता है, यानी कि 1 पे y की वैल्यू भी 1 आ रही है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ से जंप कर गया, ऊपर आ गया हमारा फंक्शन, और जब तक हम 1.5 लेंगे 1.5 इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी, यानी कि 2 तक जब तक नहीं पहुंच जाएंगे हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 1 1 देता जा रहा है। ठीक है, ये होती है ना y की वैल्यू 1 है, मतलब ये फंक्शन, ये देखो 1, ये लाइन 1 की है, ये लाइन 2 की है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 1 1 1 वैल्यू आएगी, और यहाँ 2 पे आते ही ये ब्रेक हो जाएगी, है ना, जंप कर जाएगी, यहाँ पे 2 पे ये खाली हो गया, और फिर ये 2 पे जाएगा 2 पे, ये 2, और ये ऐसे 3 तक चलेगा, और यहाँ से ब्रेक, यहाँ ये पॉइंट पे डिफाइन नहीं है और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली पॉइंट -5 -0.5 इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 तो नहीं आएगी। ठीक है, ये क्योंकि 0 से छोटा है, तो इसलिए इससे छोटे यानी कि -1 -2 -3 से छोटे हैं, उनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, -1, तो इसकी वैल्यू आएगी -4, यानी कि यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये y -1, ये वैल्यू आ रही है, तो यहाँ तक चलेगी और ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे चलेगा, तो इस फंक्शन को स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। क्या स्पेलिंग गलत है, स्टेप फंक्शन।
स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। स्टेप फंक्शन क्योंकि ये सीढ़ी की तरह स्टेप बाय स्टेप चलता है ऊपर, ठीक है, और शायद इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, सीढ़ी नुमा है ना, देखो ये तो इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं और स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप फंक्शन, ठीक है ना। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है ना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, काफी जगह इसको काउंटर एग्जांपल के रूप में यूज किया जाता है और कुछ प्रूव करने की यूज में लिया जाता है। तो इस फंक्शन को आप अलग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है ना, बहुत ही काम का फंक्शन है। वैसे तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन, ठीक है ना, दो नाम मैंने इसके नोट करवा दिए। तो अब इसके बाद मैं आपको करवाता हूं, कई बार हमारे फंक्शन की जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो पाती, डायरेक्ट हम देख नहीं पाते हैं, अगर एग्जिस्ट होती है लेकिन हम देख नहीं पाते। जैसे एक फंक्शन में आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और x बाई ex। देखो इसकी लिमिट बताओ क्या होगा। आप बोलोगे x टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे तो बन गया क्या, इंफिनिटी और e की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी बन गया। ऐसे तो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे क्या होगी इसकी वैल्यू। इंफिनिटी भी नहीं बोल सकते, जीरो भी नहीं बोल सकते, कोई फाइनाइट नंबर भी नहीं बोल सकते, है ना। तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। ये बड़ा काम का रूल है, एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या होता है, 7 फॉर्म होती है, मेन जनरली टू फॉर्म होती है, क्या, 0 बाई 0 फॉर्म और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। ऐसे आप 0 इंटू इंफिनिटी भी ले सकते हो, ये फॉर्म भी कन्वर्ट कर सकते हो आप। तो ये मेनली 3 फॉर्म आ जाती है ऐसे, ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। जब भी आप लिमिट निकाल रहे हो डायरेक्ट और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म आ गई, तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि हमारे फंक्शन की लिमिट क्या है, तब हम ये एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं, ठीक है। देखो ये वाली भी इसी रूप में बना सकते हैं। देखो क्या, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 को हम लिख सकते हैं 1 बाई इंफिनिटी। क्या लिख सकते हैं 0 को, 1 बाई इंफिनिटी, यानी कि क्या बन गया, 1 बाई इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, इट मींस इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। ये मेनली एक ही होता है ये, क्योंकि 0 को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई इंफिनिटी, 0 क्या लिख सकते हैं 1 बाई इंफिनिटी, और डिवाइड में क्या है 1 बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी ऊपर आके आ जाएगा, क्या आ जाएगा इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। ये एक्चुअली एक ही थीम होती है। तो आपको ये अगर दिया हो कि हमारे फंक्शन की जो लिमिट है वो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बना रही है, तब हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं, या फिर 0 बाई 0 फॉर्म बना रही है तो भी आप काम में ले सकते हैं। तो देखो ये एल हॉस्पिटल रूल क्या करेगा कि कोई भी फंक्शन ऐसे गिवन है कि इफ लिमिट x टेंड्स टू c पर, और हमें फंक्शन दे रखा है f(x) बाई gx, किस फॉर्म में आ रहा है, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी और 0 बाई 0 फॉर्म में आ रहा है। इन दो में से देखना आपको, अगर इनमें से नहीं है तो आप इनको बनाओ इंफिनिटी बाई इंफिनिटी को, इंफिनिटी फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में आ रहा है देन एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, देन इसके इक्वल ही होगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू c f डैश x और g डैश x, इस लिमिट के इक्वल ही हो। तो आप इसकी लिमिट फाइंड कर लो, वो ही इस फंक्शन की लिमिट। ये कब यूज करते हैं, जब हमारी इस फॉर्म में बन जाएगी, समझ में आया ना। क्या करना है आपको, ये फंक्शन दे रखा है, इसका क्या, इसकी लिमिट क्या होगी, इक्वल किसकी होगी, इसका ऊपर वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले का ex का भी डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव 1 होता है और ex का डेरिवेटिव क्या होता है, ex ही होता है, और इसकी लिमिट ले लो x टेंड्स टू इंफिनिटी पे, तो ये 1 अपॉन इंफिनिटी बन गया, यानी कि 0। तो इस फंक्शन की लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि बाय एल हॉस्पिटल, ठीक है ना।
तो ऐसे इन फंक्शंस को हमें करना होता है। अब देखो मैं इसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल करवाता हूँ जो जैम में आया हुआ है, आईआईटी जैम में। तो स्टूडेंट्स अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये एल हॉस्पिटल रूल की हेडिंग डाल लो, क्या एल हॉस्पिटल रूल। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस रूल से क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हम लिमिट फाइंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए अगर ये रूल नहीं पता है तो इसकी लिमिट हम कभी फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ये रूल क्या बोलता है, इफ लिमिट एफ एक्स बाय जी एक्स एज एक्स टेंड्स टू सी इज इक्वल टू इंफिनिटी बाय इंफिनिटी और 0 by 0, then limit x tends to c fx by gx is equal to limit x tends to c f dash x by g dash x। और इसका एक बार और भी डेरिवेटिव कर सकते हो, उसकी भी इक्वल होती है, कितनी बार भी डेरिवेटिव कर सकते हो आप ऊपर नीचे, ठीक है, लिमिट में कोई चेंज नहीं आता है, बाय जी डैश एक्स, ठीक है ना। तो आपको अगर डायरेक्ट इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव करके इसकी लिमिट निकाल लो। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं जो जैम में आया हुआ है, एग्जांपल जो आईआईटी जैम 2020 में आया हुआ है। जैम के बारे में पता है क्या, ये एंट्रेंस एग्जाम होता है आईआईटी में एमएससी करने के लिए। इसके बारे में मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप वो देख सकते हो, आईआईटी जैम के अबाउट। तो इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, नोट करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। Which of the following is false। हमें false ऑप्शन ढूंढना है। पहला ऑप्शन हमें दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और x बाई ex इज इक्वल टू 0, ठीक है। बी ऑप्शन दूसरा हमें गिवन है लिमिट x टेंड्स टू o प्लस 0 प्लस 1 अपॉन x और e की पावर 1 बाई x, ये भी क्या दे रखा है 0। और सी ऑप्शन हमें गिवन है लिमिट x tends to o positive sin x by 1 plus 2x is equal to 0, and fourth D is given limit x tends to 0 plus cos x by 1 plus 2x is equal to 0। तो हमें इन चारों में से ऑप्शन क्या चूज करना है, गलत चूज करना है, फॉल्स। कौन सा फॉल्स है इनमें से, सही है वो नहीं चूज करना, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना। तो ऐसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन इसी तरह से घुमा देता है बच्चे, मतलब क्या होता है कि जो सही लगा उसको टिक करके आ जाते हैं, लेकिन वो गलत होता है क्योंकि हमें गलत पूछा गया है, जिसकी लिमिट गलत दे रखी है वही सोल्व करना। तो पहले का सॉल्यूशन देखो, x टेंड्स टू इंफिनिटी पे क्या बन गया, ये ऊपर इंफिनिटी और बाय इंफिनिटी 4। अभी मैंने आपको बताया, अब आपको क्या निकालो, इसकी लिमिट कैसे निकालो, डेरिवेटिव करके, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर डेरिवेटिव कर दो x के रिस्पेक्ट में 1 आ गया और नीचे वाले का x के रिस्पेक्ट में e की पावर x आ गया, ठीक है। ऐसे मत करना कि पूरे का डेरिवेटिव कर दिया, क्या पूरे का डेरिवेटिव मत करना ऊपर नीचे वाला रूल लगा के, समझ गए ना। ऊपर वाले का ऊपर करना है, f का करना है, नीचे वाला g का करना है, अलग अलग।
और इज इक्वल टू क्या आ गई है 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो पहला तो सही है, 0 ये हमें दे रखा था और 0 ये हमारी लिमिट आ गई। दूसरा देखो, ये ऑप्शन में नहीं करना है, हमें फॉल्स पूछा है, ठीक है, हमें टिक अलग करना है जो ना, ये सही है, मतलब ये लिमिट सही है, ये हमें टिक नहीं करनी है, हमें फॉल्स पूछनी है। सेकंड देखो क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और 1 अपॉन x इंटू e की पावर 1 बाई एक्स। तो ये क्या बन गया 1 अपॉन 0 इंटू e की पावर इंफिनिटी, यानी कि इंफिनिटी, ऐसे फॉर्म बन गई। और 1 अपॉन 0 का हम क्या लिखते हैं इंफिनिटी, यानी कि इंफिनिटी बाई इंफिनिटी बन गई। अगर हम 1 बाई एक्स को ऊपर लिखें, क्या लिखें, यदि हम इसको ऐसे लिखें लिमिट 1 बाई एक्स अपॉन ई पावर 1 बाई एक्स एक्स टेंड्स टू 0 पे, तो ये क्या बन गया इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन गया। इंफिनिटी बन गया तो एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे वाले का नीचे, ऊपर वाले का -1 बाई एक्स स्क्वायर और नीचे वाले का e की पावर एज इट इज और फिर -1 बाई एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया 0 प्लस पे क्या वैल्यू आ गई 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी, और ये 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी क्या होता है इंफिनिटी, ये वैल्यू, तो ये भी सही ही आ रहा है ना। थर्ड देखेंगे अब, थर्ड देखो, थर्ड में क्या होता है, हमें क्या देखा है x टेंड्स टू 0 पे, 0 प्लस पे, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और डिवाइड में 1 प्लस 0, कुल मिला के 0 बाई 1 बन गया, तो क्या होता है 0। तो तीसरा भी सही है, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट देख सकते हो कि चौथा ऑब्वियसली गलत होना है और ये डिस्कार्ड प्रूव होता है, ठीक है। तो आप देख भी सकते हो, अभी देखो x टेंड्स टू 0 पे, तो देखो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 और 1 प्लस 2 इंटू 0 यानी कि 0, तो क्या आ गई 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1 आ गई, बट यहाँ तो 0 दिया हुआ है, तो ये क्या है गलत। तो एग्जाम में आप इसको क्या करके आना है, ऑप्शन को टिक करके आना है कि हमारा फोर्थ ऑप्शन जो वो फॉल्स है, ठीक है ना। तो ये थी हमारी लिमिट के ऊपर क्वेश्चन। तो ज़्यादा टफ नहीं आता जैम में क्वेश्चंस, बस आपको थ्योरी उसकी ध्यान होनी चाहिए। अब अगर आपको एल हॉस्पिटल रूल नहीं आता तो ये इसके बारे में आप नहीं जान पाते, इसके बारे में आप नहीं जान पाते, है ना। ये तो क्या आपका डायरेक्ट आप कर देते क्योंकि साइन 0 मिल 0, 0 बाई 1 तो 0, लेकिन अगर एल हॉस्पिटल रूल नहीं आता तो ये आप दोनों नहीं कर पाते। तो इसलिए एल हॉस्पिटल रूल समझना बहुत जरूरी था, तो ये हम कर चुके हैं और इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इंटरेस्टिंग थिंग करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।